Hey guys, hello and welcome to Niti Siksha. In the previous video, we were discussed the article 12 to 14 of our fundamental right. Okay, and in today's video, we will discuss the article 15, 16, 17, 18, 19 of our fundamental right. सो जिन लोगों ने वीडियो पिछला नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे आर्टिकल 15 से। ओके, आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर? ये बात करता है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, यानी कि भेदभाव को लेकर के। आपको पता होगा कि बहुत पहले की टाइम में जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे भी लगभग सदियों से 100 साल 200 साल पहले से ही हमारे इंडिया में, या फिर कह सकते तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ करते थे। हमारे इंडिया को ले लेते हैं, अभी इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हुआ करते थे कि जो नीचे जाति के लोग होते थे उनको बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता था, बहुत ही भेदभाव किया जाता था उनके साथ। मतलब वो जहाँ रहते थे वहाँ पे ऊंची जाति के लोग नहीं रह सकते। अगर ऊंची जाति के लोग मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पे नीची जाति के लोग नहीं जा सकते हैं। ओके, ऊंची जाति के लोग जिस कुएं से पानी पीते हैं वहाँ से नीची जाति के लोग पानी नहीं पी सकते उस कुएं से। मतलब बहुत अलग अलग तरीके का बहुत बुरा स्थिति था उस वक्त। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा संविधान लिखा गया, तो संविधान में भी हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए उसी में जो हमारा अनुच्छेद 15 है वही बात करता है इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। ओके, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है देखेंगे। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मीन्स देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ 3 वर्ड है, इन तीनों को स्क्वायर से कवर किया। क्यों इन तीनों को मैंने मार्क इसलिए किया क्योंकि आर्टिकल 12 के अनुसार जो मैं स्टेट बोल रहा हूँ वो आर्टिकल 12 के हिसाब से, अगर आपको स्टेट में यहाँ बोल रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर इस स्टेट को राज्य यानी कि प्रांत समझ रहे हैं, जैसे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात समझ रहे हैं, तो आप गलत हैं। आप आर्टिकल 12 जा करके देखें। अगर आपको आर्टिकल 12 नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल्स में समझाया कि स्टेट जो है आर्टिकल 12 जो इंडियन पॉलिटी सेक्शन में हम स्टेट जो प्रोनाउंस करते हैं उसका एक्चुअल क्या मतलब होता है। ओके, तो यहाँ दिया स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट मीन्स स्टेट जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, किसी के भी साथ। या सिटीजन है ना, सिटीजन मेंशन किया गया, किसी भी सिटीजन के साथ मेंशन भेदभाव नहीं करेगी। ऑन ग्राउंड्स, ओके, ऑन ग्राउंड्स ओनली दिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं कि इसके अलावे जो है आप कहिएगा कि इस कारण से भी मुझे भेदभाव किया जा रहा है, नहीं। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स रिलीजन यानी कि किसी के भी धर्म को लेकर के किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। किसी के रेस यानी कि कोई काला है गोरा है उसको लेकर के उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। और किसी के कास्ट यानी कि कोई ऊंची जाति का है कोई नीची जाति का है उसके लिए भी भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकती है। एंड सेक्स यानी कि कोई पुरुष है कोई महिला है उसके साथ भी भेदभाव नहीं। एंड प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि उसके जन्म का स्थान है, अगर कोई दूसरी जगह से जन्म लेकर के हमारे इधर आता है तो हम कहते हैं नहीं तुम तो उधर के हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है, या फिर हम लोग उसके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर दे रहे हैं, तो वैसा भी नहीं कर सकते। हर फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है वो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। मतलब कि स्टेट जो है कुछ कानून बना सकता है, कुछ कानून बना सकता है जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी हैं उन लोगों के लिए, जैसे वुमेंस हैं, जैसे चिल्ड्रेन हो गए, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लोग हो गए, और जो SC/STs हैं उन लोगों के लिए कुछ कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 15 में कुछ जो एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शन ये है कि स्टेट जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन को जो है स्पेशल प्रोविज़न देगी, ठीक है, और रिजर्वेशन रखेगी SC/STs के लिए। ओके, SC/STs के लिए रिजर्वेशन देगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 15 मेरा वायलेट हो गया, आपने क्यों उसको उसकी जाति के हिसाब से क्यों मतलब उसको रिजर्वेशन दिया, हमें क्यों नहीं दिया, या क्यों दिया रिजर्वेशन, यहाँ तो इक्वालिटी ख़त्म हो गई। तो नहीं, यहाँ इक्वालिटी नहीं इक्विटी की बात हो रही है। तो इक्विटी एक अलग कंसेप्ट है। इक्विटी मतलब कि हम हर लोगों को, हर जाति के लोगों, हर तबके के लोगों को समान एक जैसा अपॉर्चुनिटी देंगे, अब समाज में एक जैसा अपॉर्चुनिटी देंगे, तो भाई इक्विटी की बात होती है। तो इक्विटी मेंटेन करने के लिए जो है हम लोग
SC/STs को भी रिजर्वेशन देंगे और एडमिशन्स भी SC/STs को रिजर्वेशन दे करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो है उन लोगों को रखेंगे। SC/BC यानी कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, बैकवर्ड क्लासेस हैं लोग सोसाइटी के, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस लाएंगे जो कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ लाया गया था, एक एक्ट पारित किया गया था। उसी के हिसाब से फिर हम लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी SC/STs को और SC/BCs को एडमिशन्स के लिए कुछ प्रोविजंस दिए और कुछ उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन दिया गया। तो आर्टिकल 15 यही बात करता। अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल 16 की तरफ। ओके, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल तरीके से सबको दिया जाएगा। किन चीज़ों में? तो जॉब्स में, ओके, एम्प्लॉयमेंट्स में, अपॉइंटमेंट में, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है देखेंगे। आर्टिकल 16 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, ओके, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द ऑफिस अंडर द स्टेट, ओके, एंड नो कैन डिस्क्रिमिनेट ओनली, ओके, ओनली ऑफ द, ये सेम चीज़ आर्टिकल एफ है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। बट मतलब कि आर्टिकल 16 के भी मुताबिक जो है स्टेट या फिर कोई भी किसी के भी साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता, है ना, एम्प्लॉयमेंट देने में, मतलब कि किसी को अपने यहाँ जॉब पे रखने में, किसी कंपनी में जॉब में रखने में, या सरकारी किसी भी जॉब में अपॉइंट होने में, है ना। ऐसा नहीं कि नीचे जाति के लोग हैं तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो छोटी ही पोस्ट पर रहेंगे, नहीं, उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। ऐसे किसी भी चीज़ों को लेकर के आर्टिकल 16 के मुताबिक। आर्टिकल 16 में भी कुछ जो है एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है कि पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वो प्रेस्क्राइब कर सकती है कुछ जॉब्स के लिए रेसिडेंस, है ना, आपको जॉब है उसके लिए रेसिडेंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब कि घर दे सकती है, अलॉट कर सकती है। देखते होंगे कि आप कुछ ऑफिसर्स लोग, उन लोगों के लिए क्वार्टर्स दिया जाता है, कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिनमें कोई क्वार्टर्स वगैरह नहीं दिया जाता है, तो कुछ रेसिडेंस प्रोवाइड कर सकती है किसी किसी जॉब या किसी किसी एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि ज़रूरी भी है। अब प्रेसिडेंट है, उनको मान के चलिए कि हम अलॉट नहीं करेंगे, उनको रेसिडेंस अलॉट नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को रेसिडेंट अलॉट नहीं करेंगे, तो फिर एक तरह से तो सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे एक्सेप्शन रखा गया है। और जो है स्टेट जो है वो कुछ SC/STs को कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, अपॉइंटमेंट के पर्पस से। तो जैसा कि पिछले वाले आर्टिकल 15 में ही बताया, इक्विटी मेंटेन करने के लिए ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और लॉ जो है, मतलब जो कानून है हमारा, वो जो रिलीजियस और डोमिनेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई गुरुकुल हो गया, या फिर मान लीजिए कोई मदरसा हो गया, तो उसमें जो कुछ गवर्निंग बॉडी होंगी सरकार की तरफ से, तो वो ज़्यादातर क्या, लगभग यही कोशिश होती है हमेशा कि जो लॉ है वो प्रोवाइड करेगी उसी जाति के लोगों को उसी जगह। मदरसा में मान लीजिए किसी हिंदू को अपॉइंट कर दिया जाएगा जिसको उस चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, या गुरुकुल में किसी मुस्लिम को, तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। इसीलिए कोशिश रहता है कि उन लोगों को उस हिसाब से रखा जाए ताकि सेक्युलरिज्म भी मेंटेन रहे और हर जाति हर धर्म के लोग भी अपने इंस्टीट्यूशंस और अपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाएँ, है ना। तो ये भी कुछ एक्सेप्शन है जो आर्टिकल 16 में है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है हमारा फंडामेंटल राइट लिखा गया है, जैसा कि आपको पढ़ के भी लग रहा होगा कि कितना बेस्ट तरीके से इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजंस डाले गए हैं। तो अब बढ़ते हैं आर्टिकल 17 की तरफ। ओके, आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी। ओके, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। पहले के टाइम में होते थे ना कि जिस ग्लास में अगर पानी किसी छोटे कास्ट के लोगों ने पी लिया, तो उस ग्लास में कोई बड़े कास्ट के लोग या उस जगह से कोई पानी नहीं पी सकता, उनके घर में कोई नहीं जाता। जो बड़े जाति के लोग हैं तो वो छोटे जाति के लोग घर में नहीं जाते, उनके साथ नहीं रहते। बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था पहले, छुआछूत का हुआ करता था पहले के टाइम में। तो आर्टिकल 17 उसको ही ख़त्म करने की बात करता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। देखेंगे आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड। अबॉलिश मीन्स ख़त्म करना। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law। Means कि अनटचेबिलिटी जो है ये अबॉलिश किया जाएगा और इसका प्रैक्टिस जो है, मान के चलिए अगर ये कोई ऐसा करता है तो उसके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और उसको उसके लिए सज़ा भी दी जाएगी। लॉ भी बनाया गया इसके लिए,
सिविल राइट एक्ट 1955, ओके, सिविल राइट एक्ट 1995 में बनाया गया। इसमें दिया गया कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको आर्टिकल 17 के वायलेशन के लिए 6 महीने की जेल और फाइन या फिर बोथ दोनों ही दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए जो है आर्टिकल 17 है जो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे आर्टिकल 18, ओके। आर्टिकल 18 क्या बात करते हैं? आर्टिकल 18 बात करता है टाइटल्स की। टाइटल्स मतलब कैसे, पहले के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा कि लोग अपने नाम के आगे या पीछे टाइटल्स लगाते थे। कैसा टाइटल्स कि महाराजा धीराज और जो भी उनका नाम होता था वो, और या फिर मतलब इसी तरह कुंवर सिंह ऐसा करके कुछ होता था, या फिर कुंवर प्रिंस, ऐसा कोई भी टाइटल्स अब जो है वो नहीं। पहले होता था ना कि राजस्थान मेवाड़ के महाराजा जो भी नाम हो डैश 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 वो, तो वैसा कोई भी टाइटल्स को ख़त्म करने की बात जो है आर्टिकल 18 कहता है। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक, मिलिट्री और एकेडमिक नहीं, अब किसी को लेफ्टिनेंट कह रहे हैं या फिर एकेडमिक, किसी को स्कॉलर, तो पीएचडी के लिए डॉक्टर लगा दिए हैं नाम क्या कि वैसा कोई टाइटल नहीं, ठीक है। बस ऐसा ही जो मतलब कि महाराजा धीराज वाला टाइटल्स जो है सेम ऐसा राइट, ऐसा कोई टाइटल्स आप नहीं लगा सकते, है ना। मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, ओके। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने समझ होगा कि कोई भी टाइटल आप ऐसा नहीं लगा सकते, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल आप लगा सकते हैं। मतलब कि कोई अगर मान लीजिए मिलिट्री में मेजर है या फिर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो भी है मिलिट्री पोस्ट पे, और या फिर कोई एकेडमिक तरीके से अपना टाइटल हासिल किया है कि कोई पीएचडी कर लिया उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो वो तो रहेगा, वो रहेगा। उसके बाद मतलब एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल आप कोई भी टाइटल अपहोल्ड नहीं कर सकते, ओके। और दूसरी बात ये कहता है आर्टिकल 18 ही ये कहता है कि आप कोई भी फॉरेन ऑफिस जो है, मान के चलिए आप इंडिया के हैं और इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में डिप्लोमेटिक या फिर वहाँ के गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस को इंडियन सिटीजन होने के नाते आप उस ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के, ओके। यू कैन नॉट अपहोल्ड फॉरेन ऑफिस विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बिना अनुमति के आप कोई भी फॉरेन ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट, अबॉलिशन ओनली हेरिडिटरी टाइटल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि महाराजा एक्सेट्रा वगैरह जो भी है टाइटल, वो हेरिडिटरी टाइटल्स आप नहीं लगा सकते। और जो 1996 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वैलिडिटी कर देता नेशनल अवार्ड, जैसे पद्म भूषण पद्म विभूषण लगाते थे नाम के आगे, तो उनको वैलिड कर दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में उसको नाम के आगे और पीछे लगाने के लिए मना कर दिया गया। फिर 1954 में फिर से इसको इंस्टीट्यूट किया गया, मतलब फिर से एक कानून बनाया गया और फिर से इसको लगा दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1977 में जनता गवर्नमेंट बनी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, जो कि मोरारजी देसाई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर रहे थे, है ना। इसके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई 1977 में, ओके, 1977 में। तो उस वक्त क्या हुआ कि इसको फिर से उसने मोरारजी देसाई ने अबॉलिश कर दिया, फिर से हटा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1980, ओके, 1980 में क्या हुआ, फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उन्होंने फिर से इसको रिवाइव्ड कर दिया और फिर से ये पद्म विभूषण वाला टाइटल जो है कंटिन्यू है टिल नाउ, ओके। तो आर्टिकल 18 समझ गए, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 19 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स कैरी हैं। तो देखेंगे कौन कौन से हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, ओके, राइट टू फ्रीडम की बात करता है, जिसके अंदर कम से कम 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो, तो कौन कौन से हैं देखेंगे। आर्टिकल 19 पहले का ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, कौन कौन से राइट हैं हर सिटीजन के पास। यहाँ पे सिर्फ सिटीजन मेंशन किया गया, कोई एलियन कोई फॉरेनर नहीं। जो बाहर से आए उनको हम एलियन कहते हैं, जिनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिला हुआ है, ओके। तो जो फॉरेनर है उसको हम एज ए एलियन भी कह सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि फॉरेनर, किसी के लिए नहीं ऐसा। लेकिन अब कोई नहीं कि बाहर से आकर कुछ भी बोल दे किसी को, तो वैसा तो राइट हम किसी को देंगे नहीं ना, ये सिर्फ सिटीजनशिप के लिए है। कौन कौन से राइट हैं तो हम देखेंगे एक एक करके। पहला है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब कि हम
आज़ादी से कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी नारे लगा सकते हैं, या फिर एक्सप्रेशन हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी के सामने किसी के लिए विरोध कर सकते हैं। अगर हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, कोई सरकार का कोई लॉ नहीं पसंद आ रहा है, तो हम उसके लिए विरोध करें। जैसे आप लोग भी जान रहे हैं, अभी कितने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, CA/NRC को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, और फिर से अभी किसान लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19 ही उन लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, आज़ादी देता है कि वो ठीक तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, किसी के सामने किसी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप किसी एक ऐसे पोस्ट पे हैं और उस पोस्ट पे जाकर के आप कहेंगे आर्टिकल 19 मेरा है तो मैं कुछ भी बोलूँगा, तो आपके बोलने से भी ये दिखा जाएगा कि आपके बोलने से लोग पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप सिंपल एक आम इंडिविजुअल हैं तो आपके पास ये राइट्स हैं, लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़े ओहदे पे हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे, तो आपको भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। आपके बोलने से बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी में। तो ये आम नागरिक की बात हो रही है। पहला है तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ द टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कि हम कहीं पे भी कोई असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कोई भी सभा लगा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन बिना आर्म्स के। हम वहाँ पे आर्म्स नहीं, मतलब कि कोई बंदूक लेकर के, कोई भी गन वन किसी भी टाइप का लेकर के वहाँ पे ऐसा असेंबल नहीं कर सकते। पीसफुली हम कहीं पे कोई सभा लगा सकते हैं, मीटिंग लगा सकते हैं, है ना, वो चीज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 19 इन चीज़ों का हमें आज़ादी देता है और अनुमति भी देता है, ये बात जान लीजिए। और देन नेक्स्ट है हमारा टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, है ना, कोई भी यूनियन बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे को मान के चलिए कोई किसान यूनियन बना रहा है ना, और मान के चलिए कोई एम्प्लॉयज़ लोगों का एक यूनियन होता है ना, तो वहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा वालों का भी यूनियन बना हुआ होता है। बाहर जाओगे बॉम्बे दिल्ली सब में, तो वो लोग यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। उन लोगों को भी आर्टिकल 19 के तहत ये चीज़ अनुमति दी गई है और आज़ादी दी गई है। उनका ये फंडामेंटल राइट्स है और उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, देन आर्टिकल 19 का क्लॉज डी क्या कह रहा है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी बहुत मस्त है, बहुत अच्छा चीज़ है। क्या है कि हम फ्रीली इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। अब हम इंडिया से मान लो मैं झारखंड में हूँ या फिर मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ और मैं कहीं और जाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं चेन्नई जाना चाह रहा हूँ, तो मैं चेन्नई फ्रीली जा सकता हूँ। मुझे वहाँ जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगेगा, वहाँ जाने के लिए मुझे कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा, या मैं वहाँ गया तो कोई मुझे रोकेगा नहीं कि नहीं आप चेन्नई नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते। इंडिया में आप फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो। ओके, कहीं भी मूव कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपको, है कि नहीं। और टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। और आपको भी पता है कि हम किसी भी पार्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट में जा कर के रह सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, है ना, वहाँ अपना बिजनेस सेटअप लगा सकते हैं, वहीं सेटल हो सकते हैं। ये भी आर्टिकल 19 ही हमें प्रोवाइड, ये भी फंडामेंटल आर्टिकल 19 ही हमें देता है। और इसी के तहत हम इन सभी चीज़ों को, आर्टिकल 19 जो हमें इतनी आज़ादी दे रहा है ये सब करने के लिए, तो हमें थैंकफुली रहना चाहिए आर्टिकल 19 को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, कि इसकी बदौलत ही जो आम नागरिक हैं, जो लोग हैं हमारे कंट्री के, वो इतना फ्रीली और इतना फ्रीडम के साथ रह रहे हैं। तो सारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। और आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी तक आर्टिकल 15, 16, 17, 18 एंड 19 इन सभी को हमने अच्छे से कवर कर लिया, समझ में भी आ गया होगा आपको। सो आई होप you like the lecture. See you in the next one. So please like, share and subscribe to Niti Shiksha. Goodbye. Take care.